हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारे पास जो एंट्री अबाउट द इशू ऑफ शेयर थे, हमने उसका स्टडी किया है। इसी के साथ हमने ये भी देखा ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट अ डिस्काउंट, इशू एट अ प्रीमियम। अब यहाँ हमारे पास इसके आगे और एक पॉइंट है। कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है और शेयर्स इशू करने के बाद में कुछ शेयर्स पब्लिक ने कम अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। यहाँ कंपनी का पोजीशन ऐसा होता है कि कंपनी को जितने एप्लीकेशन रिसीव्ड है उन सभी लोगों को शेयर्स इशू करना होता है, क्योंकि ये इशू करने के बाद में भी कंपनी के पास कुछ शेयर्स बचते हैं। अब फुल सब्सक्रिप्शन भी अगर हो जाता है, मतलब कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए और कंपनी को 100 एप्लीकेशन अगर मिलते हैं तो भी कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसका रीज़न एक ही होता है, क्योंकि हमने जितना बेचने के लिए निकाला है उतना के उतना पूरा बिक जा रहा है। बट कंपनी को दिक्कत कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ होता है? when company received excess applications, मतलब कंपनी अगर 100 शेयर्स मार्केट में बेचने को निकालती है और पब्लिक 120 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन अगर देती है, तो यहाँ कंपनी को सोचना पड़ता है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब हम किन लोगों को ये शेयर्स अलॉट ना करें। अब इस केस में क्या होता है, कुछ टर्म में कुछ एप्लीकेंट ऐसे भी होते हैं जो 10, 20, 30, 40 ऐसे शेयर्स कंपनी से खरीदने की अपनी इच्छा रखते हैं। सो कंपनी को यहाँ कुछ यूनियन या कुछ अच्छे तरीके से डिसीजन लेना होता है, क्योंकि कंपनी को सिर्फ शेयर्स इशू ही नहीं करना है, तो अपने होल्डर्स भी उतने ही रखना है। सो ये जो पॉइंट हमको पढ़ना है, इस पॉइंट में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमारा अलॉटमेंट कैसा होना चाहिए, जिसे अकाउंटिंग टर्म में हम प्रो रेटा अलॉटमेंट कह सकते हैं, या इसे ही हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का भी नाम दे सकते हैं। अब प्रोरेटा और प्रोपोर्शनेट क्या होता है? जब कंपनी को ज्यादा शेयर्स मिलते हैं, मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने इशूड किए हैं उससे ज़्यादा शेयर्स का डिमांड पब्लिक में से होता है, तो यहां अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेटली करना चाहिए। और एप्लीकेशन जो रिसीव्ड है, नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन जो है, ऐसा तो सीधा सीधा हिसाब लगाया नहीं जाता कि 100 शेयर्स हमने इशू किए थे, 120 हमको मिल गए, 20 लोगों को बोल दिए चले जाओ घर पे, हम आपको इशू नहीं करेंगे ना। हमको क्या करना होगा कि उन 20 लोगों को भी कम से कम नाराज करना है, मतलब वाई टू बी रिग्रेट। सो प्रोस्पेक्टेड होल्डर्स जो है उनको बनाए रखने के लिए कंपनी को कुछ प्रोविजन करना पड़ता है। यहां डिमांडेड एप्लीकेशन से बिलो हमको इशू करना होता है, यही हमारा मैनेजमेंट ऑफ अलॉटमेंट होता है।
प्रोराटा के समय। और ओवर सब्सक्रिप्शन का सब में इंपॉर्टेंट टर्म यही है। अब यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव तो हुआ कि हम शेयर्स को रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन शेयर्स को रिजेक्ट करना हमारे लिए कितना गुड है और कितना बैड है, क्योंकि जिन लोगों को हम अलॉट नहीं करेंगे वो ज़रूर कंपनी से नाराज़ हो जाएंगे। तो कंपनी को अपना मार्केट वैल्यू, गुडविल, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ प्रोराटा का प्रोविज़न करना पड़ता है, क्योंकि सभी होल्डर्स ने इन टाइम एप्लीकेशन मनी का पेमेंट किया हुआ है। और अगर हम किसी को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं भाई आपने लास्ट में किया था, ऐसा तो नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर जिन्होंने फर्स्ट दिया था उन्होंने आगे जाके अगर उसका अमाउंट पेड नहीं किया, अलॉटमेंट के बाद में कोई कॉल का मनी अगर पेड नहीं करते हैं, तो भी हमको तो शेयर्स री इशू करना है। इसलिए हमको किसी होल्डर्स के लिए यहाँ शेयर्स प्रोपोर्शनेटली अगर इशू किए जाते हैं तो मे बी देयर मे बी अ चांस टू इशू शेयर्स टू द मैक्सिमम प्रोस्पेक्टेड शेयर होल्डर्स। सो यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है, कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस होता है। देखो अभी हम यहाँ एक एग्जांपल देखेंगे। जैसा आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशूड किए हैं। अब कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशूड करने के बाद में यहां कंपनी को 15,000 एप्लीकेशन मिल रहे हैं। अब 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन अगर कंपनी को मिले हैं तो कंपनी को यहां पे जो प्रोपोर्शन प्रिपेयर करना है वो प्रोपोर्शन कैसा होगा। फॉर 10,000 15,000 एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, इट मीन्स 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000, यहाँ प्रोपोर्शनेट होगा 2/3। मतलब जिन लोगों ने 3 शेयर्स हमसे मांगे हैं, हम उन लोगों को सिर्फ 2 ही शेयर्स का अलॉटमेंट करेंगे। ये परफेक्ट प्रोपोर्शन हमने यहाँ हमारे इशूड टर्म के हिसाब से कंप्लीट किया है। जैसा कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, रिसीव्ड एप्लीकेशन 15,000 हुए, तो हमारा ये प्रोपोर्शन 2/3 आ रहा है। यहाँ अगर कोई और अदर वैल्यू दिया जाता है तो अदर वैल्यू हो सकता है, मतलब 20,000 शेयर्स है और 40,000 एप्लीकेशन है तो 20/40 हो जाएगा। उसका मतलब यहाँ पे 1/2 हर 2 शेयर्स के लिए हम 1 शेयर्स को इशू कर सकते हैं। ये प्रोपोर्शन यहाँ पे जनरेट होता है। ये कोई बहुत टिपिकल टर्म नहीं होती है। अभी आपने देखा है, मैंने क्लियरली बताया आपको कि कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स और कंपनी को 15,000 एप्लीकेशन मिले। क्या किया है, 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000। ये सिंपल प्रोपोर्शन जो हम 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लेते हैं, वही प्रोपोर्शन का यूज कंपनी को करना होता है। लेकिन अगर कंपनी के पास इसके बाद में भी कुछ एप्लीकेंट हो सकते हैं जिनको कंपनी इशू नहीं कर सकती है, तो इस कंडीशन में कंपनी को उन लोगों को लेटर ऑफ रिग्रेट देना होगा और वहां पे उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड करना होगा 100%। इस टर्म का नाम ये प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब ये सिर्फ अलॉटमेंट से रिलेटेड है। ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कंपनी को ये सोचना पड़ता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए हमने क्या करना चाहिए। या हमारे पास कंपनी ने जो भी शेयर्स अलॉट किए हैं, अब ये इसमें कंडीशन क्या होती है, तो यह सिंपल टर्म क्या आती है। अब देखिए, मैंने तो यहाँ आपको बताया कि जिन लोगों ने 3 शेयर्स की डिमांड की है उन लोगों को हम 2 शेयर्स इशू करेंगे। अब मान के चलो जिन लोगों ने 3 शेयर्स की डिमांड की थी, उन 3 शेयर्स के ऊपर उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से हमको 30 रुपये दिए थे और हम उन लोगों को तो सिर्फ 2 शेयर्स इशू कर रहे हैं, मतलब उनके 20 रुपये का हम वैल्यू जो है रिफंड उनको कर रहे हैं, तो उनके 10 रुपये हमारे पास एक्सेस है। कंपनी अगर यहाँ प्रोराटा में किसी होल्डर को इशू करती है तो कंपनी को ये 10 रुपये रिफंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस रिसीव हुआ है, एक्सेस कैसा हुआ, उन लोगों ने तो 30 रुपये एप्लीकेशन को दिए थे, हमने 20 रुपये के शेयर्स उनको अलॉट किए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 शेयर देने की वजह से एप्लीकेशन के जो 10 रुपये ज़्यादा आए वाले हैं वो 10 रुपये हम 101% अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर समझो मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता हूँ
और वहाँ जाने के बाद में मैं 1500 के गुड्स परचेस करता हूँ, मैं उस शॉपकीपर को 2000 रुपये का नोट देता हूँ। अब क्या है, उस शॉपकीपर के पास 500 रुपया चेंज नहीं था और मैं उसका रेगुलर कस्टमर हूँ। मैंने उसे कहा सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में एडजस्ट कर लीजिए। अब सेकंड डे मैं फिर चला गया, मैंने कुछ 1000 रुपये के गुड्स परचेस किए, मेरे ऑलरेडी उसके पास 500 रुपये जमा थे, मैंने 1000 के गुड्स परचेस किए थे, मतलब अभी मैं सिर्फ अगर उसको 500 रुपये दूंगा तो अगेंस्ट प्रीवियस ट्रांजैक्शन इसे एडजस्ट कर लिया जाएगा। यह सिमिलर टर्म हमको यहाँ पे प्रोराटा में यूज करना होती है। अब ये जो 10 रुपये हमारे पास एक्सेस थे, ये 10 रुपये जो एक्सेस है अलॉटमेंट्स के लिए जो भी अमाउंट हमको आना है उस अमाउंट में से ये 10 रुपये हमको रिड्यूस करना होगा। और इसलिए जो हमको एप्लीकेशन का एंट्री यहाँ जो चेंज होने वाला है, यहाँ जो एंट्री हमारे पास चेंज होगा वो शेयर्स एप्लीकेशन के लिए एक्सेस जो मनी आया है उसको हमको सेपरेटली एक्सेस ट्रीट करना होगा। जैसा हमारा जर्नल क्या पास हो सकता है, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा कॉमन एंट्री है शेयर्स एप्लीकेशन ट्रांसफर का। लेकिन प्रोराटा टर्म में हमको क्या करना होगा, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट विद द एक्चुअल इशूड वैल्यू टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया है वो क्रेडिट अमाउंट जो है वो सिर्फ एक्सेस वैल्यू के साथ होगा जो अगेंस्ट हमको अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करने को चांस मिलेगा। ये हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया। अब हम इसके बाद की टर्म देख सकते हैं कि यहां हमारे पास कुछ समय ऐसा होता है कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में ये भी देखा है कि कंपनी के पास एक होल्डर था जिसने कंपनी को अलॉटमेंट के पैसे दिया नहीं था। अब उसी तरीके से अगर अमाउंट रिसीव्ड नहीं होता है किसी कारणवश तो वो कॉल्स एरियर्स माने जाते हैं, मतलब अनरिसीव्ड कॉल्स। अब ये जो अनरिसीव्ड कॉल है, ये अनरिसीव्ड कॉल्स मतलब कॉल्स इन एरियर्स होता है। अब ये एरियर्स ऑफ कॉल जो है इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो क्या है, कंपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है और शेयर्स का अलॉटमेंट करती है, लेकिन किसी बंदे ने एप्लीकेशन तो किया बट अनेबल टू पे द अलॉटमेंट और द कॉल मनी। इस कंडीशन में जो वैल्यू उसे रिसीव्ड नहीं हुआ है हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि वो अमाउंट हमारे लिए एरियर्स अमाउंट है। एरियर्स अमाउंट मतलब मे बी ऐसा सोच सकते हैं कि अगर उसने अलॉटमेंट को पे नहीं किया तो फर्स्ट कॉल के समय अलॉटमेंट और ये दोनों पे कर देगा। जो अनपेड अमाउंट है इसका वैल्यूएशन अकाउंटिंग टर्म में कंप्लीट करने के लिए हमको यहां कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को उसको ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि हमने तो यही बताया है बैंक से हमको पैसे मिल रहे हैं, रिसीव्ड होना है, लेकिन जो अनरिसीव्ड वैल्यू है उस अनरिसीव्ड वैल्यू का क्या हुआ है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में अगर कंपनी ने 10,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से बेचने को निकाला है तो 10,000 इंटू 100 कंपनी को इतना वैल्यू रिसीव्ड हो जाना चाहिए, मतलब कंपनी के पास 10 लाख रुपए कलेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट नहीं करता है तो 9 लाख रुपीज़ कंपनी के अकाउंट में आ रहा है, लेकिन 1 लाख गया कहाँ, तो ये हमको यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स में शो करना होगा। और जो कॉल्स इन एरियर्स है, अगर शेयर्स कैपिटल जो है इसके शेयर्स कैपिटल में से हमको ये कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट माइनस करना होता है, मतलब हम यहाँ एक्चुअल वैल्यू पे हमारा अकाउंटिंग करते हैं और एक्चुअल वैल्यू पे अकाउंटिंग अगर करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू शो करने के लिए हमको एरियर्स ऑफ अमाउंट जो है माइनस करना है। लायबिलिटी साइड में हम इसको रिड्यूस करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कॉल्स इन एडवांस। कुछ समय ऐसा भी होता है, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो हमको पेमेंट करते समय हमारे
पूरे के पूरे अमाउंट का भी पेमेंट एक साथ कर सकते हैं, या फ्यूचर कोई कॉल किया हुआ है उसका भी हमें या वो पेमेंट एडवांस में ही कर देते हैं। अब अगर एडवांस में पेमेंट किया जाएगा तो इसका वैल्यूएशन जो है हमको सेपरेटली ट्रीट करके लायबिलिटी साइड में ही ट्रीट करना है, और एज अ एडवांस जब तक वो कॉल कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको हमको एडवांस बोल के शो करना है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने अमाउंट मंगाया नहीं था उसने हमको एडवांस में पे कर दिया है। जब तक हम उसको गुड्स या उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करते तब तक हमारा एडवांसमेंट कंप्लीट नहीं किया जाएगा। कॉल्स इन एडवांस के बारे में अगर हम देखते हैं, अगर कंपनी को कॉल्स इन एडवांस होता है, मीन्स कंपनी में रिसीव्ड कॉल इन एडवांस, द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बिफोर द पर्टिकुलर कॉल इज मेड इज नोन एज अ कॉल्स इन एडवांस। इट इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड शुड ट्रीटेड और ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। It is adjusted with the respective call made in the future till it is shown on the liability side। मतलब एडवांस कॉल जो है ये कंपनी का लायबिलिटी होता है। यहाँ जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको शो करना होता है, लेकिन सेपरेट शो करना है। अब आप यहां देख सकते हो कि कॉल्स इन एरियर्स भी हमने माइनस किया था, कॉल्स इन एडवांस भी हम माइनस करेंगे, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स माइनस करने के बाद में उसको बैलेंस शीट में कहीं शो किया नहीं जाता है, क्योंकि उसके पैसे हमको रिसीव्ड नहीं हुए। लेकिन आप यहां देख सकते हो एडवांस जो है इसके पैसे तो हमारे पास आए हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हम एक्चुअल हमारे शेयर्स में से, शेयर्स के वैल्यू में से माइनस करते हैं और एडवांस कॉल को लायबिलिटी साइड में एक सेपरेट पोजीशन दिया जाता है। नाउ इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अब क्या होता है, अगर कोई बंदे ने कोई कॉल मनी पेड नहीं किया है तो क्या कंपनी को उसका वेट करना चाहिए? तो एक पर्टिकुलर टाइम तक कंपनी उसका वेट करती है, लेकिन अगर रिलीवेंट पर्सन हमको उस अमाउंट को पेड ही नहीं करता है, पैसे ही नहीं देता है, तो हमको उस शेयर्स को ड्रॉप नहीं करना है, तो उन शेयर्स को फॉरफिट करना होता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी उन शेयर्स को उस होल्डर से कैंसिल कर देती है और अगेन उस पर कंपनी का ओन राइट होता है, कंपनी उन शेयर्स को मार्केट में फिर से बेच सकती है। इफ, अब देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है। इफ द शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी और द बोथ, द कंपनी सेंड रिमाइंडर टू द शेयर होल्डर to make the payment of calls in arrears. If shareholder does not respond to reminders and fail to pay the money, the director can forfeit his shares as per the provision of the article of the association. मतलब क्या है, हमने तो ये देखा है कि हम कॉल्स के लिए 14 दिन पहले का नोटिस करते हैं, 14 डेज का हमने नोटिस किया, उसके बाद में हमने रिमाइंडर कॉल भी दिया है, लेकिन इस कंडीशन में भी हमारा होल्डर हमको कोई पे नहीं करता है। अगर वो हमको पेमेंट नहीं करेगा तो आफ्टर अ नोटिस एज पर द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी उसके शेयर्स फॉरफिट कर सकती है। और जहां फॉरफीचर किया गया है यहां पे व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर्स कैपिटल इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप टू द डेट ऑफ फॉरफीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड एंड क्रेडिट विल बी गिवन। उसको उसका क्रेडिट दिया जाएगा, लेकिन यहां पे उसे कोई अमाउंट रिफंड नहीं किया जाता। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट विद द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो अमाउंट हमको मिला है
उस अमाउंट को हम सेपरेटली क्रेडिट करेंगे और फॉरफीचर अकाउंट सेपरेट हमको यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। यहाँ अनपेड कॉल का जो अमाउंट है वो तो हमें मिला नहीं है, तो इट शुड नॉट नोटेड दैट द शेयर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड only with the amount called in respect of such shares and not with their total nominal value unless full amount per share has been called। पूरा अमाउंट जब तक हमारा कॉल आउट नहीं होता है तो इसे हम फॉरफिट कर लेते हैं। पूरा अमाउंट नहीं मिलता है तो फॉरफीचर करने के बाद में कंपनी फिर से उस शेयर्स की मालिक बन जाती है और कंपनी को वो शेयर्स मार्केट में इशू करने का राइट आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि फॉरफीचर के बाद में हमको शेयर्स री इशू करने का राइट होता है। अब देखिए री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या है। जो शेयर्स हमने मार्केट में बेचे थे, कंपनी को तो अपना कैपिटल कंप्लीट करना है, उस शेयर होल्डर ने हमारे से शेयर्स तो परचेज शो किया लेकिन वो बंदा हमको पूरा पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी का कैपिटल तो उतना कम हो जाएगा। लेकिन कंपनी को अपना कैपिटल पूरा मेंटेन करने के लिए कंपनी उन शेयर्स को फिर एक बार मार्केट में इशू कर सकती है। अब फिर से एक बार जब इशू किए जाते हैं तो री इशू का प्रोसीजर स्टैंड होता है। द डिस्क्रिप्शन कैन बी री इशू द फॉरफिटेड शेयर्स either at par, premium or at a discount, usually reissue as a fully paid and they are issued at a discount। नॉर्मली क्या होता है, जब एक बार शेयर्स मार्केट में बिक गए, हमको फिर से अगर बेचना है तो हमको डिस्काउंट पे ही बेचना पड़ते हैं। However, the amount of discount allowed on reissue should not exceed than the amount which has already been received। मतलब क्या है, जब हमने शेयर्स फॉरफिट किए, अब समझिए एक होल्डर था हमारे पास जिसको हमने 100 शेयर्स इशू किए थे। हमारे शेयर्स का प्राइस 100 रुपया था, उसने उसमें से हमको 50 रुपये का पेमेंट किया हुआ है। अब 50 रुपये के हिसाब से उसने हमको 5,000 रुपये का पेमेंट किया था। अब जब हम मार्केट में शेयर्स री इशू करने के लिए निकालेंगे तो 100 शेयर्स के हमारे 100 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम वैल्यू को चेक करते हैं तो यहाँ जो 10,000 रुपये आना है उसमें से हमारे पास 5,000 रुपये रिसीव्ड है। कंपनी ऐसा कोशिश करता है कि मैक्सिमम वैल्यू पे शेयर्स का इशू किया जाए और कंपनी को कम से कम नुकसान हो। अब इस प्रोसीजर में क्या है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जितने अमाउंट, मतलब जो 5,000 रुपये रिसीव्ड हुए थे उस अमाउंट तक डिस्काउंट अलाउड कर सकता है री इशू प्रोसेस में। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स ऑन देयर ओरिजिनल इशू एंड द सेम शुड बी डेबिटेड टू द शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट। इन केस ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड, बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट इज अ ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मतलब अब देखिए मैंने 100 रुपये का शेयर्स 90 रुपीज़ में इशू किया, तो यहाँ मेरे को एक्चुअली मेरे 10 रुपये का लॉस हुआ क्योंकि रिमेनिंग प्राइस मैंने वहाँ एडजस्ट कर लिया था। तो ये जो रिमाइंडर एक्सेस अमाउंट है, ये एक्सेस अमाउंट तो मेरे पास ट्रांसफ़र हो के उस अमाउंट को मैं 100% यहाँ कैपिटल रिज़र्व अकाउंट को शिफ्ट कर सकता हूँ। ये मेरे कैपिटल रिज़र्व अकाउंट को वैल्यू को शिफ्ट किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये मेरे पास रिज़र्व वैल्यू बोल के ही कंटिन्यू होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। मतलब हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे शेयर्स इशू करते समय ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, प्रोराटा इशू, इन सभी चीज़ों को देखा है। अब हमारा जो क्वेश्चन डिपेंड करता है, जो जर्नल्स हमने आपके सामने रखे थे, बस उन्हीं जर्नल्स में हमको थोड़ा बहुत चेंजेस करके, मतलब एक कुछ शॉर्ट चेंजेस होके ही वो जर्नल हमारे सभी केसेस को कंप्लीट करता है।
तो हमारे पास जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है, उन बेसिक जर्नल एंट्रीज का स्टडी हमको बहुत अच्छे से करना चाहिए। मैं आपके लिए फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। जैसा एप्लीकेशन मनी है, तो एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव्ड होता है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद में जब हमको ये एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए, वो एप्लीकेशन हमको ट्रांसफर करना होता है शेयर्स कैपिटल को, तो यहां हमारा एंट्री क्या होगा, यहां हमारा एंट्री होता है शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर सपोज यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन या प्रोराटा का कंडीशन आ जाता है, तो हमारी एंट्री यहां जो ट्रांसफर की एंट्री है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। जैसा अभी नॉर्मल हम एंट्री क्या कर रहे हैं, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन प्रोराटा बेस में हमको क्या करना होगा, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये अमाउंट हमने ट्रांसफर किया है जो हमारे पास एक्सेस रिसीव्ड हुआ था और जिन लोगों को हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। इसी तरीके से क्या होता है, यहां पे अगर हम कुछ शेयर होल्डर का वैल्यू रिफंड कर देते हैं, तो उसका भी एंट्री हमको हमारे एप्लीकेशन के सेकंड मतलब ट्रांसफर एंट्री में ही लेना पड़ता है। जैसा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, अगर हम यहां रिफंड करते हैं तो मतलब हम उन होल्डर्स को कोई शेयर्स इशू नहीं करते हैं, तो उनको एप्लीकेशन मनी हमको रिफंड भी करना होता है और ये एप्लीकेशन के ट्रांसफर टाइम में ही हमको शो करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास अलॉटमेंट का एंट्री है। अब अलॉटमेंट के आगे अगर हम देखते हैं, तो अलॉटमेंट के बाद में हमारे पास के सभी जो एंट्रीज है, उन सभी एंट्रीज के बारे में हमको एक पता होना चाहिए कि वहां अलॉटमेंट कॉल ये ड्यू होता है फिर रिसीव्ड होता है। अब अलॉटमेंट के लिए अगर हम सोचते हैं, तो हमारी एंट्री क्या होती है, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में अलॉटमेंट का मनी हमको रिसीव्ड बताना पड़ता है, जिसका एंट्री क्या होगा, तो यहां पे हमारे पास जो एंट्री पास होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरीके से हम फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सभी एंट्रीज को देख सकते हैं। जैसा शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसी कंडीशन में जहां हम शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं, और हमने ये चीज देखी है कि अगर हमको कुछ मेंशन करके नहीं दिया गया है, तो उसका इफेक्ट हमको अलॉटमेंट के एंट्री के साथ लेना पड़ता है। तो यहां पे भी जो अलॉटमेंट की एंट्री हम करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू का जो एंट्री होगा उसी पे इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। जैसे हमने शेयर्स अगर प्रीमियम पे इशू किया है, तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स प्रीमियम और द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर हम शेयर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो यहां एंट्री कुछ इस तरीके से होता है, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कुछ ज्यादा अमाउंट भी आती है या कम अमाउंट भी आती है, तो वो हम लोगों को कैपिटल के साथ में या हमारे अलॉटमेंट के एंट्रीज में कंप्लीट करना होगा। सो फ्रेंड्स, यहां हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपके सामने रखा जाएगा, और अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो 100% आप देख सकते हो कि इट इज़ बेटर फॉर यू। एक बार पढ़ने के बाद में ही आपको सिर्फ कुछ डिफिकल्टीज आते हैं, तो आपको सिर्फ उसको एक बार रिवाइज करना है, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आगे बढ़ना है।
ओके, गुड डे सर.